रुचि की बात सुनकर रुद्र ने रुचि के करीब जाते हुए कहा, अच्छा तो ये बताओ तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है। तो रुचि ने कहा, क्योंकि मैं आपसे। रुचि इसके आगे बोलते हुए रुक गई थी तो रुद्र ने रुचि को अपने करीब खींचते हुए कहा, तुम मुझसे क्या। जान बोलो, मुझे सुनना है जो तुम कहना चाहती हो। तो रुचि ने रुद्र की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए कहा, मैं कुछ नहीं कहना चाहती थी, पता नहीं आप क्या सोच रहे हैं। अब छोड़िए मुझे और यहाँ से जाइए, मुझे चेंज करना है। तो रुद्र ने रुचि की कमर पर अपनी पकड़ को मजबूत करते हुए कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा। पहले तुम अपनी बात को पूरा करो या फिर मेरे सामने चेंज करो। तो रुचि ने रूस से कहा, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, आप बाहर जाइए। तो रुद्र ने कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा है। तो रुचि ने कहा, आप जाइए, भूलिए मत, मैं ही आपको यहाँ लेकर आई थी। तो रुद्र ने कहा, बेशक तुम मुझे यहाँ लेकर आई थी, लेकिन जाऊँगा तो मैं अपनी मर्जी से। तो अभी मेरी मर्जी नहीं है। अब रुचि के पास रुद्र के सामने चेंज करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। रुचि चिढ़ते हुए अपने कपड़े चेंज करने लगती है, लेकिन रुचि से अपने ब्लाउज का हुक खुल ही नहीं रहा था। रुचि हुक खोलने की काफ़ी कोशिश कर रही थी। अब रुचि को गुस्सा आने लगा था और वो गुस्से से टेढ़े मेढ़े मुंह बनाए जा रही थी। वहीं रुद्र रुचि को काफ़ी गौर से देख रहा था। तभी रुचि ने चिढ़ते हुए रुद्र से कहा, आप क्या ऐसे ही बैठे बैठे मेरी शक्ल देखते रहेंगे, थोड़ी सी हेल्प भी कर दीजिए। तो रुद्र मुस्कुराते हुए रुचि की तरफ बढ़ जाता है। रुद्र रुचि को पलटकर उसके ब्लाउज का हुक खोलने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन उससे भी हुक नहीं खुल रहा था। शायद वो कहीं अटक गया था। तभी रुद्र अपनी पूरी ताकत लगाकर ब्लाउज को खींच देता है, जिससे कि वो फटकर रुद्र के हाथों पर ही आ जाती है। वहीं रुचि की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। तभी रुचि ने रुद्र से कहा, ये क्या किया आपने। आपने तो ब्लाउज ही फाड़ दिया। अगर नहीं निकल रहा था तो मना कर देते, मैं प्राची से हेल्प ले लेती। फाड़ने की क्या ज़रूरत थी। अब फालतू में ही इसके पैसे देने पड़ेंगे। रुद्र ने रुचि को रिलैक्स करते हुए कहा, रिलैक्स, तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो। इतनी देर से इसे खोलने के लिए परेशान थी, अब जब खुल गया है तो भी परेशान हूँ। फिर रुद्र ने रुचि को सीधा करके उसके ब्लाउज को निकालते हुए कहा, अब इसे निकालो और अपने कपड़े पहन लो। जैसे ही रुद्र ने रुचि का ब्लाउज निकाला, वैसे ही रुचि शर्मा कर पलट कर खड़ी हो जाती है। रुचि के पलटने पर रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पलटने से क्या मिरर भी पलट जाएगा। मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। रुद्र के ऐसा बोलने पर रुचि सामने देखती है, जहां मिरर में रुद्र उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। रुद्र को देखकर रुचि के गाल शर्म से और भी ज़्यादा लाल हो जाते हैं और वो अपने दोनों हाथों से अपनी चेस्ट को कवर कर लेती है। तो रुद्र ने रुचि को अपनी तरफ पलटते हुए कहा, ऐसे छुपाने से क्या होगा जान, मैं तुम्हारी बॉडी का हर एक पार्ट देख चुका हूँ, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। रुचि बस शर्म से अपना सिर झुकाए हुए खड़ी थी। तभी रुद्र रुचि की ड्रेस उठाकर उसे पहना देता है और फिर रुचि के फोरहेड पर किस करके वहाँ से बाहर चला जाता है। सब लोग शॉपिंग करने के बाद गाड़ियों के पास खड़े थे। तभी प्रथम ने कहा, यह भी कहाँ रह गया, ऐसा क्या खरीद रहा है। तो आदि ने कहा, लगता है अभी भाई भूल गए हैं कि शादी प्रथम भाई की है, उनकी नहीं जो इतना टाइम लगा रहे हैं। तभी प्रथम ने कहा, मैं उसे कॉल करके पूछता हूँ। और फिर प्रथम अभी को कॉल करता है। तो प्रथम कॉल करने पर आदि फ़ोन नहीं उठाता। तभी रुद्र ने कहा, हमें चलना चाहिए, अभी घर आ जाएगा। रुद्र की बात मानकर सब लोग गाड़ी में बैठकर वहाँ से
चले जाते हैं। रुचि और रोद एक ही गाड़ी में थे और अकेले थे, क्योंकि रोद को ऑफिस जाना था और रुचि को भी अपने साथ लेकर आ गया था। इस वक्त रुचि रोद की गोद में बैठी हुई थी। तभी रोद ने कहा, वैसे जान, तुम शर्माते हुए काफ़ी क्यूट लगती हो और मेरा मन तुम्हें और भी ज़्यादा प्यार करने का करता है। इसलिए आज मैं तुम्हें एक ऐसी जगह लेकर जा रहा हूँ जहाँ हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। रोद की बात सुनकर रुचि हैरानी से रोद की तरफ देखती है। रोद की बात सुनकर रुचि की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। फिर रुचि ने रोद से कहा, इसका मतलब आपने सबसे झूठ बोला कि आप ऑफिस जा रहे हैं क्योंकि आपको ज़रूरी काम है। तो रोद ने रुचि से कहा, ज़रूरी काम तो है लेकिन ऑफिस में नहीं और कहीं। तो रुचि ने कहा, अगर आपको ज़रूरी काम है तो आप मुझे साथ लेकर क्यों आए हैं। तो रोद ने कहा, अब जिसके साथ काम है उसे तो साथ लेकर आऊँगा ही ना, और किसे लेकर आऊँगा। तो रुचि ने कहा, आपको मुझसे ऐसा क्या काम था जो घर से इतनी दूर लेकर आए हो, घर पर भी तो बात कर सकते थे ना। तो रोद ने कहा, क्योंकि घर में हमें कोई न कोई डिस्टर्ब करने आ ही जाता है और जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। तभी रोद ने अपने मन में कहा, खास कर मेरा भाई, वो तो हमें डिस्टर्ब किए बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाता। कुछ ही देर में रोद की गाड़ी एक फार्म हाउस पर जाकर रुकती है। जैसे ही रुचि गाड़ी के बाहर आती है तो वो फार्म हाउस को देखती ही रह जाती है, क्योंकि वो था ही इतना खूबसूरत। उसके चारों तरफ पहाड़ थे और ग्रीनरी फैली हुई थी। रुचि ने फार्म हाउस को देखते हुए कहा, वाह, कितना खूबसूरत है। तो रोद ने कहा, हाँ, और अंदर से और भी ज़्यादा खूबसूरत है, चलकर तुम देख लो। और फिर रोद रुचि को लेकर अंदर चला जाता है। जब रुचि अंदर जाती है तब उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वो अंदर से भी काफ़ी खूबसूरत था। फार्म हाउस के बैक साइड की वॉल ट्रांसपेरेंट थी। वहाँ से बड़े बड़े पहाड़ और ग्रीनरी साफ दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर रुचि काफ़ी खुश थी। रुचि को खुश देखकर रोद के फेस पर भी हल्की स्माइल थी। तभी रोद ने कहा, रूम जाकर देख लो, वो तुम्हें और भी ज़्यादा पसंद आएगा। वहीं अभी युक्ति को डॉक्टर को दिखाकर उसके घर पर ड्रॉप कर देता है। तो युक्ति अंदर चली जाती है। जब वो अंदर पहुंचती है तो वह देखती है कि उसकी सौतेली बहन शिखा और सौतेली माँ वहीं हॉल पे बैठी हुई थी। तभी शिखा की नज़र युक्ति पर जाती है, जो दरवाजे पर खड़ी थी। तो शिखा ने अपनी माँ से कहा, माँ, आ गई आपकी लाडली बेटी। तो मिसेस देसाई ने युक्ति को देखकर कहा, आ गई, तुम कहाँ गई थी। तो युक्ति ने डरते हुए कहा, ओ मैं डॉक्टर के पास गई थी, वो मुझे चोट लग गई थी। तो मिसेस देसाई ने युक्ति के पास जाकर उसके बाल पकड़ते हुए कहा, झूठ बोलना बंद कर, हमें अच्छे से पता है तू अपने किसी आशिक के साथ गुलछल्ले उड़ाने गई थी। तो युक्ति ने दर्द से तड़पते हुए कहा, ये आप क्या बोल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच में डॉक्टर के पास ही गई थी। तो शिखा ने युक्ति के पास आकर कहा, ऐसी भी क्या सीरियस चोट लग गई थी कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ा, वो भी बिना बताए, या फिर डॉक्टर के बहाने किसी और से मिलने गई थी। तब युक्ति ने रोते हुए कहा, मैं सच बोल रही हूँ, मैं डॉक्टर के पास ही गई थी। वो मॉल में शिखा ने मुझे धक्का दे दिया था तो मुझे चोट लग गई थी, इसलिए डॉक्टर के पास गई थी। तो शिखा ने युक्ति के पास आकर कहा, इतना भी तेज धक्का नहीं मारा था जो तुझे डॉक्टर के पास जाना पड़े, समझी। तो युक्ति ने कहा, शिखा, मैं सच बोल रही हूँ, तुम्हारे धक्का मारने से मुझे चोट लग गई थी। तो शिखा ने गुस्से में युक्ति को थप्पड़ मारते हुए कहा, अब झूठ भी बोलने लग गई है तू। शिखा के थप्पड़ मारने पर उसकी उंगलियां युक्ति के गाल पर छप जाती हैं और मिस्टर देसाई ने युक्ति को धक्का देते हुए कहा, पता नहीं कहाँ से मुंह काला करके आई होगी
इससे पहले युक्ति गिरती किसी की दो मजबूत बाहें उसे गिरने से संभाल लेती हैं। जब युक्ति अपना सिर उठाकर देखती है तो सामने अभी गुस्से में खड़ा हुआ था। अभी गुस्से में शिखा और उसकी माँ को घूर रहा था। तभी अभी ने युक्ति को ठीक से खड़ा किया और मिस्टर देसाई को घूरते हुए गुस्से में कहा, आप एक माँ होकर अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? शर्म आनी चाहिए आपको अपनी बेटी के बारे में ऐसा बोलने के लिए। तो मिसेस देसाई ने कहा, वो मेरी बेटी नहीं है, मेरी बेटी सिर्फ शिखा है। और तुम होते कौन हो हमारे घर के मामले में बोलने वाले? तुम्हें किसने हक दिया बोलने का? ये हमारे दिए हुए टुकड़ों पर पल रही है और हमारे घर पर रहती है तो हम जैसे चाहें वैसे बिहेव कर सकते हैं। तो अभी ने गुस्सा करते हुए कहा, आपको कोई हक नहीं है किसी के साथ ऐसा बिहेव करने का, समझी आप? तो मिसेस देसाई ने कहा, अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो तुम ले जाओ इसे अपने घर और रखो अच्छे से, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मिसेस देसाई की बातें सुनकर अभी ने युक्ति का हाथ पकड़ते हुए कहा, ये सब देखने के बाद तो मैं वैसे भी इसे यहाँ से नहीं रहने देता, और तो आपने खुद अपने मुंह से ही कह दिया तो अब मैं इसे यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहने दूँगा। और अभी युक्ति का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाता है। मिसेस देसाई ने सोचा था कि अभी युक्ति को अपने साथ क्यों लेकर जाएगा, और अगर ले भी गया तो युक्ति उसके साथ कभी नहीं जाएगी। लेकिन मिसेस देसाई ने जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। युक्ति भी अभी के साथ चुपचाप चली जाती है। आखिर वो भी तो इस रोज रोज के तमाशे से थक चुकी थी। रोज उसे सुनाया जाता था और रोज उस पर हाथ उठाया जाता था, लेकिन आज तो उसके कैरेक्टर पर ही सवाल उठा दिया गया। इसलिए अब वो भी यहाँ नहीं रहना चाहती थी। युक्ति और अभी के वहाँ से जाने के बाद शिखा ने अपनी माँ से कहा, मॉम आपने युक्ति को यहाँ से जाने के लिए क्यों कहा? अब आप पापा को क्या बोलोगे जब पापा युक्ति के बारे में पूछेंगे? तो मिसेस देसाई ने कहा, मुझे क्या पता था कि वो सच में यहाँ से ले जाएगा और वो सच में उसके साथ चली जाएगी। खैर जो हुआ अच्छा ही हुआ, मुसीबत तो पीछा छूटा। तू अपने पापा की चिंता बिल्कुल भी मत कर, मैं उन्हें मना लूँगी। और वहीं अभी युक्ति को लेकर कार तक आ जाता है। अभी भी काफ़ी गुस्से में था। युक्ति को अभी का चेहरा ही देखकर समझ आ रहा था कि वो कितने गुस्से में है। तभी अभी ने युक्ति से कहा, अच्छा हुआ कि तुम मेडिसिन यहीं छोड़ कर गई थी, वरना मैं ऐसे ही चला जाता और लोग पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करते। और तुम क्या हो जो ये सब चुपचाप बर्दाश्त कर रही थी? अभी की बात सुनकर युक्ति की आंखों पर आंसू आ जाते हैं, जिन्हें देखकर अभी ने खुद को शांत करते हुए कहा, रिलैक्स, आई एम सॉरी, मुझे ऐसे तुम पर नहीं चिल्लाना चाहिए था। अब गाड़ी में बैठो, हम यहाँ से निकलते हैं। तो युक्ति ने कहा, आप जाइए, मैं चली जाऊँगी। तो अभी ने कहा, चली जाऊँगी से क्या मतलब है? कहाँ चली जाओगी? फिर से वो जहन्नुम में? यहाँ तुम्हें इंसान नहीं जानवर समझा जाता है। अरे जानवर के साथ भी लोग ऐसा बिहेव नहीं करते, समझी? आप चुपचाप बैठो, मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। अभी का गुस्सा देखकर युक्ति चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ जाती है और अभी जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और वहाँ से गाड़ी भगा देता है। युक्ति चुपचाप गाड़ी में बैठी हुई थी और अभी भी गुस्से में ड्राइव कर रहा था। दोनों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। तभी अभी का फ़ोन रिंग करता है। अभी ने अपना फ़ोन देखा तो प्रथम का नाम फ्लैश हो रहा था। तो अभी गाड़ी साइड में रोककर फ़ोन को पिकअप करता है। तो उधर से प्रथम की गुस्से से भरी आवाज़ आती है, कहाँ है तू? हम कब से तुझे कॉल कर रहे हैं, लेकिन तेरा फ़ोन ही नहीं लग रहा था, और मॉल से भी तो बिना बताए नहीं कहाँ गायब हो गया। तभी अभी ने शांत लहजे में कहा, तो इतना क्यों भड़क रहा है? कुछ ज़रूरी काम से गया था, इसलिए बिना बताए
चला गया और फ़ोन में शायद नेटवर्क नहीं रहा होगा, इसलिए नहीं लग रहा था। मैं शाम को घर आकर बात करता हूँ। तो प्रथम ने कहा, वैसे ये बता अभी तू कहाँ है? तो अभी ने कहा, मैं अभी बिजी हूँ, शाम को आकर बात करता हूँ। इससे पहले कि प्रथम कुछ और पूछता, अभी तब तक कॉल कट कर देता है और वहाँ से गाड़ी आगे बढ़ा देता है। अभी वहाँ से एक बिल्डिंग के सामने जाकर गाड़ी रोकता है और बाहर निकल आता है। अभी के साथ युक्ति भी बाहर निकल कर आती है और फिर अभी युक्ति को लेकर उस बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर चला जाता है। अभी एक अपार्टमेंट के अंदर ले जाता है। वो अपार्टमेंट काफ़ी आलीशान था। तभी अभी ने युक्ति को देखकर कहा, तुम यहीं रहोगी और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुमसे मिलने आता रहूँगा। अभी की बात सुनकर युक्ति ने कहा, सर इन सब की क्या ज़रूरत थी? आप मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हैं? तो अभी ने गुस्सा होते हुए कहा, तो क्या चाहती हो तुम? क्या तुम उसी नर्क में रहना चाहती हो? चुपचाप यहाँ रहो और यहाँ से कहीं बाहर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जो चाहिए तुम्हें मिल जाएगा, समझी? अभी को इतने गुस्से में देखकर एक पल के लिए युक्ति डर जाती है। युक्ति को डरता देख अभी ने खुद को शांत करते हुए कहा, आई एम सॉरी, मुझे तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। देखो यहाँ तुम सेफ हो, यहाँ तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ। अब मैं चलता हूँ, कल फिर आऊँगा। इतना बोलकर अभी वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ रुचि रूम में जाकर देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वो रूम काफ़ी खूबसूरत था। उसकी वॉल कांच से बनी थी, जिससे बाहर की ग्रीनरी अच्छे से दिखाई दे रही थी। उन वॉल पर कर्टन लगे हुए थे और एक किंग साइज बेड था जो रस्सियों पर टिका हुआ था। रुचि को वो रूम सच में काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। तभी रूद आकर रुचि को पीछे से गले से लगा लेता है। फिर रूद ने रुचि के कंधे पर अपना फेस टिकाते हुए कहा, कैसा लगा? तो रुचि ने खुश होते हुए कहा, बहुत खूबसूरत है, मेरा मन कर रहा है मैं हमेशा के लिए यहीं रुक जाऊं। तो रूद ने कहा, ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब तुम्हारा मन होगा तब हम यहाँ आ जाया करेंगे। फिर रूद एक झटके में रुचि को अपनी तरफ पलट देता है। तो रूद ने रुचि को देखकर कहा, वैसे तुम्हें पता है मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आया हूँ? तब रुचि ने मासूमियत में अपना सिर ना में हिला देती है। तो रूद ने रुचि के करीब जाते हुए कहा, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि हमें यहाँ कोई डिस्टर्ब ना कर सके। फिर रूद ने अपने मन में कहा, खास कर मेरा भाई। कि तभी रुचि ने कहा, हमें यहाँ कौन डिस्टर्ब करता है? कोई भी तो नहीं, फिर आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तो रूद ने रुचि के कान के पास जाकर कहा, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करता, लेकिन हम तो लोगों को डिस्टर्ब करते हैं। तुम्हारी आवाज़ें रूम से बाहर जाती हैं जो लोगों को डिस्टर्ब करती हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ तुम्हारी आवाज़ों से किसी को डिस्टर्ब नहीं होगा। रूद की बात सुनकर रुचि शर्मा जाती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोले। तभी रूद ने एक और कदम रुचि की धड़कनें बढ़ा देती हैं, क्योंकि रूद के होंठ इस वक्त रुचि की गर्दन को छू रहे थे, जिससे रुचि सी रह जाती है। रुचि की धड़कनें इस वक्त नॉर्मल से ज़्यादा स्पीड से धड़क रही थीं। अब रूद के होंठ धीरे धीरे रुचि की गर्दन में फिसलते हुए कॉलर बोन तक आ जाते हैं। रूद रुचि के कॉलर बोन पर किस करते हुए बाइट कर लेता है। रूद रुचि के होंठों को काफ़ी फैशनेटली किस कर रहा था। वहीं अब रुचि भी बराबर से रूद का साथ दे रही थी। जब किस करते हुए रुचि की सांसें उखड़ने लगती हैं, तब जाकर रूद रुचि से अलग होता है और फिर रूद रुचि को गोद में उठाकर बेड की तरफ बढ़ जाता है। रूद ने रुचि को बेड पर लिटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। धीरे धीरे वह दोनों एक दूसरे पर समा जाते हैं और एक दूसरे को पूरी शिद्दत से प्यार करते हैं। जब रुचि काफ़ी थक गई थी, जिस वजह से वो सो गई थी,
वहीं रुद्र बसुची के मासूम चेहरे को निहार रहा था। वहीं दूसरी तरफ अभी युक्ति को छोड़कर प्रथम के घर पहुंच जाता है। सब लोग हॉल पर बैठे हुए थे कि तभी अभी की मॉम ने कहा, बेटा तुम कहाँ गए थे? हम लोग तुम्हें कब से कॉल कर रहे थे लेकिन तुम्हारा फ़ोन ही नहीं लग रहा था। कि तभी अभी ने कहा, मॉम मुझे कुछ ज़रूरी काम आ गया था इसलिए मैं चला गया था। कि तभी आदि ने बीच में कूदते हुए कहा, ऐसा ऐसा कौन सा ज़रूरी काम याद आ गया था जिसके बारे में हमें पता ही नहीं? तो अभी ने कहा, कुछ पर्सनल काम था मेरे भाई। तो आदि ने अभी को घूरते हुए कहा, हम लोगों के अलावा आपकी कोई पर्सनल लाइफ भी है? क्यों झूठ बोल रहे हैं? आप सच सच बताइए कहाँ गए थे आप? अभी का मन आदि को पीटने का कर रहा था क्योंकि वो इतनी मुश्किल से सबको कन्विंस करने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन आदि जानबूझकर वही सब पूछ रहा था। कि तभी अभी ने कहा, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। इतना बोलकर अभी बिना किसी की बात सुने अपने रूम में चला जाता है। तभी आदि ने खुद से ही कहा, ये मुझे इग्नोर करके चले गए, अभी इन्हें बताता हूँ। और फिर आदि भी अभी के रूम की तरफ चला जाता है। अभी ने रूम लॉक कर दिया था क्योंकि उसे पता था कि आदि कभी भी टपक सकता है। और यही हुआ। आदि ने दरवाज़ा खटखटाते हुए कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे इग्नोर करने की? दरवाज़ा खोलिए, मुझे आपसे बात करनी है। आदि अभी के रूम के बाहर खड़े होकर दरवाज़ा पीट रहा था, लेकिन अभी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तभी प्रथम ने आदि के पास आकर कहा, ऐसे दरवाज़ा पीटने से कुछ नहीं होगा, वो दरवाज़ा खोलने वाला नहीं है। अगर तुम्हें अंदर जाना है तो चलो मेरे साथ। तो आदि ने प्रथम के साथ वहाँ से चला जाता है। जब दरवाज़ा पीटने की आवाज़ बंद हो जाती है तब अभी ने खुद से कहा, लगता है चला गया, चलो अब मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ। और फिर अभी वहाँ से बाथरूम की तरफ चला जाता है। कुछ देर बाद अभी वॉशरूम से बाहर आता है, तब हैरान रह जाता है क्योंकि उसके सामने आदि प्रथम और पात बैठे हुए थे, जो गुस्से में उसे ही लगातार घूरे जा रहे थे। तभी अभी ने आदि से पूछा, तुम अंदर कैसे आए? तो आदि ने खड़े होते हुए कहा, जब भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा अपने आप खुल जाता है। ये बोलते हुए आदि खिड़की पे पास जाकर रुक जाता है। तभी अभी की नज़र खिड़की पर जाती है जो खुली हुई थी। अभी ने खिड़की को देखकर हैरान होते हुए कहा, तो तुम सब खिड़की से आए हो? तो आदि ने अभी से कहा, सब नहीं, केवल मैं। इन लोगों को तो मैंने दरवाज़ा खोलकर अंदर बुलाया है। वैसे ये सब छोड़िए, आप बताइए आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की? तो अभी ने कहा, मैंने तुझे कब इग्नोर किया, ज़रा बताना तो। आदि ने कहा, अभी नीचे क्या था, मैंने आपसे सवाल पूछा लेकिन आप मेरे सवाल का ठीक से जवाब दिए भी नहीं चले आए और यहाँ आकर दरवाज़ा बंद कर लिया, ऊपर से खोल भी नहीं रहे थे। तो अभी ने कहा, तो क्या करता? तो सीआईडी की तरह सवाल जवाब पूछ रहा था सबके सामने, जिनका जवाब मैं सबके सामने नहीं दे सकता था, इसलिए चला आया और दरवाज़ा बंद कर दिया क्योंकि मुझे अच्छे से पता था तू मेरे पीछे आएगा और चिल्लाकर सबको रूम में बुला लेगा, इसलिए मैं दरवाजे को बंद कर दिया था। कि तभी प्रथम ने कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन अब तो बता दे कि तू कहाँ था? प्रथम की बात सुनकर अभी ने बैठते हुए कहा, मैं युक्ति के साथ था। अभी की बात सुनकर सबने हैरान होते हुए कहा, क्या युक्ति के साथ? तभी प्रथम ने कहा, तो युक्ति के साथ क्या कर रहा था? प्रथम की बात सुनकर अभी उन्हें सब कुछ बता देता है जो कुछ युक्ति के साथ हुआ था। तब आदि ने खुश होते हुए कहा, ओह, तो इसका मतलब मुझे तीसरी भाभी भी मिल गई। आदि की बात सुनकर अभी ने कहा, शट अप आदि, ऐसा कुछ नहीं है।
तभी प्रथम ने अभी से कहा, तो कैसा है, जरा हमें भी तो पता चले कि तेरे और युक्ति के बीच कैसा है। तो अभी ने बेड से खड़े होते हुए कहा, वो मेरी बस एक एम्प्लॉय है और कुछ नहीं, उसी वजह से मैंने उसकी हेल्प की है। तो पार्थ ने कहा, अच्छा, ऐसे तो हमारे ऑफिस में काफ़ी सारे एम्प्लॉय काम करते हैं और उन्हें प्रॉब्लम ही हुई है, लेकिन आज तक तूने उनमें से किसी की हेल्प नहीं की। जान सकता हूँ क्यों? तो अभी ने कहा, उसे मेरे सामने चोट लगी थी, इसलिए मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गया था और फिर वो सब कुछ हो गया। तभी प्रथम ने अभी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अभी मान या ना मान, लेकिन तेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं और तू जितनी जल्दी इस बात को मान लेगा उतनी ही तेरे लिए अच्छा होगा। प्रथम की बात सुनकर अभी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। तो पार्थ ने कहा, ऐसा ही है अभी, वरना आज से पहले कभी तूने किसी लड़की की हेल्प तो दूर उसे देखा तक नहीं है, लेकिन यहाँ हमेशा तुझे युक्ति की ही फिक्र रहती है। एक बात तो शांत दिमाग से अपने दिल की सुन, तुझे जवाब मिल जाएगा। तभी आदि ने अभी से कहा, और जब जवाब मिल जाए तब हमें भी बता देना। इतना बोलकर सभी लोग उसके रूम से बाहर चले जाते हैं। वहीं अभी बैठकर उनकी बातों के बारे में सोचने लगता है। अभी के ख्यालों में इस वक्त सिर्फ युक्ति ही थी। वो बस युक्ति के बारे में ही सोच रहा था और इसी तरह सोचते हुए उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। तभी अचानक अभी खड़ा होते हुए खुद से कहा, यस आई एम इन वन लव, मुझे प्यार हो गया है। वहीं दूसरी तरफ रुचि सो रही थी और रोद उसे प्यार से देखे जा रहा था। रुचि को सोते हुए लगभग 2 से 3 घंटे हो गए थे। कुछ देर बाद रुचि की नींद खुल जाती है तो उसकी नज़र रोद के हैंडसम चेहरे पर पड़ती है जो उसे ही देख रहा था। तभी रोद ने रुचि के गालों को छूते हुए कहा, अब कैसा लग रहा है? तो रुचि ने रोद को देखते हुए कहा, अच्छा लग रहा है। रोद ने खड़े होते हुए कहा, अच्छा चलो शावर चल कर ले लो, फिर कुछ खा लेना। रोद इस वक्त पूरा नेकेड खड़ा था, जिसे देखकर रुचि शर्मा जाती है और अपनी नज़रें फेरते हुए कहती है, आप प्लीज़ पहले कपड़े पहन लीजिए। इस वक्त रुचि के गाल गुलाबी थे, जिन्हें देखकर रोद के फेस पर स्माइल आ जाती है। फिर रोद ने रुचि के पास जाकर कहा, क्या हुआ जान, तुम तो मुझे ऐसे देखकर शर्मा रही हो जैसे ये सब पहली बार देख रही हो। अब तो तुम्हें आदत पड़ जानी चाहिए मुझे ऐसे देखने की। तो रुचि ने उसी तरह कहा, मुझे नहीं देखना, आप पहले कपड़े पहनिए। तो रोद ने रुचि के पास जाते हुए कहा, वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? तुम्हें डर लग रहा है कि तुम मुझे ऐसे देखकर अपना कंट्रोल खो दोगी? रोद की बात सुनकर रुचि ने रोद की आंखों में देखते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद को कंट्रोल कर सकती हूँ, समझे आप? तो रोद ने रुचि की आंखों में देखते हुए कहा, तो इसका मतलब तुम खुद को कंट्रोल करती हो? वैसे तुम्हें खुद को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे पास। रुचि ने रोद को खुद को के ऊपर से हटाते हुए कहा, आप बहुत बेशर्म हो, हटिए मेरे ऊपर से। तो रोद ने रुचि को देखते हुए कहा, बेशर्म तो हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। ये बोलते हुए रोद की नज़र रुचि के चेस्ट पर जाती है। रुचि की गोरी चेस्ट पर वाइट मार्क्स बने हुए थे जो रेड और हल्के नीले थे। तभी रुचि रोद की नज़रों का पीछा करती है तो उसे और भी ज़्यादा शर्म आ जाती है और वो जल्दी से ब्लैंकेट से खुद को कवर कर लेती है। रुचि की इस हरकत पर रोद ने कहा, ऐसे खुद को ब्लैंकेट से कवर करने का क्या मतलब? मैं तुम्हें बिना कपड़ों के देख चुका हूँ, वो भी बहुत बार। मुझे तुम्हारी बॉडी के बारे में तुमसे ज़्यादा पता है, समझी? अब चलो साथ में शावर लेते हैं। और फिर रोद रुचि को गोद में उठाकर वॉशरूम में ले जाता है। वो लोग साथ में शावर लेते हैं और फिर कुछ देर बाद दोनों बाथरोब पहनकर बाहर आते हैं
और फिर दोनों रेडी होकर नीचे चले जाते हैं। वहाँ सिर्फ एक ही मेड थी जिसे रुद ने कॉल कर पहले ही खाना बनाने के लिए बोल दिया था। वो मेड खाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। रुद रुचि के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और एक प्लेट में खाना निकालने लगता है। तभी रुचि भी अपने लिए खाना निकालने लगती है, तो रुद ने मना करते हुए कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम एक ही प्लेट में खाएंगे। और फिर रुद अपने हाथों से रुचि को खिलाने लगता है। कुछ देर बाद रुचि ने कहा, मेरा हो गया, अब मुझे और नहीं खाना। तो रुद ने रुचि से कहा, अरे ऐसे हो गया, अभी तुमने खाया ही कितना है, और खाओ, क्योंकि तुम्हें रात के लिए एनर्जी भी तो चाहिए। रुद्र की बात सुनकर रुचि कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप खाना खाने लगती है, क्योंकि उसे पता था रुद्र उसे वहाँ से जाने नहीं देगा। कुछ देर बाद दोनों खाना खाकर टेरेस पर चले जाते हैं। वहाँ से बाहर का व्यू काफ़ी सुंदर लग रहा था, जिसे देखकर रुचि के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है।